गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो पीएम मोदी ने आपको याद बताया कि स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन मिशन है उसका सेकेंड फेज शुरू किया है, उसको लॉन्च किया है। तो उसका जो बेसिक फोकस है स्वच्छ भारत सेकेंड मिशन का, अर्बन का, वो है गार्बेज फ्री सिटीज़। और ये इंश्योर करना कि जो आपका ब्लैक वाटर होता है या ग्रे वाटर, मतलब जो अनट्रीटेड सीवरेज का पानी है, उसकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट की जा सके। तो बेसिक दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो है गार्बेज फ्री होने चाहिए सिटीज़, दूसरा ग्रे या ब्लैक वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसी के बेसिस पर जो है टारगेट्स रखे गए हैं कि सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो ओडीएफ प्लस हो जाएंगी। अब ओडीएफ प्लस, ओडीएफ 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 प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है ये भी हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को ओडीएफ प्लस करना है, और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको तो ओडीएफ प्लस प्लस का टारगेट रखा है। ठीक है। जो बड़ी सिटीज़ हैं ऑफ कोर्स उनमें ओडीएफ प्लस प्लस एकदम से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है छोटी सिटीज़ के लिए एटलीस्ट जो है वो ओडीएफ प्लस प्लस का टारगेट रख दिया गया है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो टारगेट भी है। और फिर जो है 3R होते हैं हमारे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और हमारी जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी हम साइंटिफिक प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारे टारगेट्स जो हैं इस सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के में डाले गए हैं। अब हम देखते हैं ये ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस जो है ये सारी चीज़ें क्या थी और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में और क्या क्या टारगेट्स थे। ठीक है। तो ओडीएफ जो है वो तो आपको पता है कि कोई विजिबल फीसिस नहीं होनी चाहिए। हाउस होल्ड और जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर जो है विजिबल फीसिस नहीं होनी चाहिए। दूसरा ओडीएफ प्लस है, वो कहता है कि कोई भी पर्सन ओपन डेफिकेशन ना कर रहा हो या यूरिनेशन ना कर रहा हो, ये ओडीएफ प्लस में का टारगेट है। ओडीएफ प्लस प्लस का टारगेट क्या है कि आपका जो फीकल स्लज है या सॉलिड वेस्ट जो है, जो आपका वेस्ट होता है, उसकी सीवेज की मैनेजमेंट, सेप्टेज टैंक्स की मैनेजमेंट जो है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही हो, तो वो ओडीएफ प्लस प्लस है। ठीक है। तो आप यहाँ से देखो कि 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली जो सिटीज़ हैं उनमें तो हमने ओडीएफ प्लस प्लस का टारगेट रख दिया है सेकंड मिशन में। तो मतलब हम उनकी ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी तरह से करना चाहते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है हमारा, फीकल स्लज जो है। और जो आपके बाकी अर्बन लोकल बॉडीज होंगी जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है 1 लाख से, वहां पर हमने ओडीएफ प्लस का टारगेट रखा कि कोई भी ओपन डेफिकेशन ना कर रहा हो। अब जो है अर्बन मिशन जो है आपका स्वच्छ भारत का, उसमें और भी कुछ टारगेट थे, सिर्फ ओडीएफ के ही टारगेट्स नहीं है। वाटर प्लस प्रोटोकॉल भी है, मतलब कि कोई भी अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है वो ओपन में या फिर वाटर बॉडीज में जो है उसको डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो आपके ओपन में नहीं जा रहा हो गंदा पानी और वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज ना हो रहा हो, ये भी एक टारगेट है। फिर स्टार रेटिंग है। ठीक है। गार्बेज फ्री सिटीज़ की, ये तो ऑफकोर्स आपको पता ही लग गया कि ये हम अचीव ऑफकोर्स नहीं कर पाए हैं, इसीलिए जो है अब हमने सेकंड फेज में इसको अचीव करना है। अब दूसरा है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़। मतलब जैसे एक एग्जांपल यहाँ शेयर किया है कि आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको एनएचएआई जो है वो अपनी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो सिटीज़ का जो है सफाई हो गई प्लास्टिक वेस्ट की, और उसका कहीं प्रोडक्टिव यूज़ हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो गया। ठीक है। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण, ये क्वार्टरली क्लेanलीनेस असेसमेंट की जाती है सिटीज़ और टाउन्स की, ये भी इसी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का ही एक पार्ट है। ठीक है। अब जो स्वच्छ भारत अर्बन जो फर्स्ट मिशन था जो खत्म हो गया, अब हमने सेकंड मिशन तभी स्टार्ट किया। जो उसका सेकंड फेज है वो हमारा जो हमारा फर्स्ट फेज है उसमें हम टारगेट्स देखते हैं क्या थे, क्यों उसको लॉन्च किया गया था। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर था, ये तो आपको पता ही है। ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट करना, अनसैनिटरी टॉयलेट्स जो हैं उसको कन्वर्ट करके फ्लश टॉयलेट्स में कन्वर्ट करना, फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हमको जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ, और एक बिहेवियरल चेंज लाने का कॉम्पोनेंट भी इसके अंदर था। ठीक है। फिर इस मिशन का एम था ऑफ कोर्स कि 1.04 करोड़ हाउस होल्ड जो है उनको 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स और 2.6 लाख पब्लिक टॉयलेट्स जो है वो हम फैसिलिटेट कराएंगे। ठीक है। कम्युनिटी टॉयलेट्स इसलिए उन एरियाज में बनाए जाने थे जहां पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाना मुश्किल है। फिर 5 साल का इसका पीरियड था, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, अब 2020 में खत्म हो गया। 2020 के बाद जो है अब से ये 2021 में जो है इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया जा रहा है। तो एक और आपको नोट करनी पड़ेगी चीज़ कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो ओपन ओडीएफ तो हो ही चुकी हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने उनके लिए ओडीएफ प्लस टारगेट रखा है। ठीक है। और ओडीएफ प्लस प्लस के भी बहुत करीब है, 70% तो ओडीएफ प्लस प्लस का टारगेट भी वो कंप्लीट जो है वो कर ही चुकी हैं। अब बस 30% जब वो करेंगी तो हम जो है ओडीएफ प्लस प्लस का टारगेट भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। सो
PM Modi has launched this Swachh Bharat Mission 2.0. So this mission is surrounded by basically two areas where the targets are: first is to make the cities garbage free, and the second one is to treat or manage the gray or black water. So gray or black water is basically the water generated from toilets, etc., okay, or sewage, etc. So to treat them better and to make cities garbage free, this is the prime target of this Swachh Bharat Mission Urban 2.0. For all urban local bodies, the target is to achieve ODF plus, and those with cities with a population of less than 1 lakh, the target is ODF plus plus. And we are going to see what is this ODF plus, ODF and ODF plus plus. So just don't worry about that. And the mission will also focus on segregation of solid waste. So it is a part of ODF plus plus strategy. Okay, and there will also be a focus on the principles of 3 R's, that is reduce, reuse, and recycle. Of course, now let us see what are the protocols. What are this ODF, ODF plus, and ODF plus plus? So just for you to remember, just see basic things that ODF wanted to ensure that there are no visible feces. Okay, and in ODF plus, the target was to see that there is no person who is defecating or urinating in open. And in ODF plus plus, apart from the toilet related things, we also have to ensure that the discharge or uh, the fecal discharge is properly managed and treated, and sewage management is safely managed and treated. Okay, so these are the ODF, ODF plus, and ODF plus plus targets. Apart from this ODF targets, there was also another protocol of water plus. So this water plus protocol pertains to ensure that there is no untreated wastewater which is discharged into any open environment or water bodies in the city. So it was also a part of SBMU. There was also a target of garbage free cities. Of course, we have not been able to achieve it. That's why we have carried it forward to the second phase of this mission. There was also part this MRF, this material recovery facilities, is basically the materials which we cannot eliminate, like plastic. So we can reuse them into productive facilities, like Ministry of Housing and Urban Affairs decided that they will be using the plastic waste generated by the cities into road making or road construction, and they have partnered with National Highways Authority of India for the same. There was also a target. There was also a component of Swachh Sarvekshan. We all know that, we have already discussed that several times in our prelims booster session also. So it was a quarterly cleanliness assessment of cities and towns. Okay, so the first phase was about elimination of open defecation, conversion of unsanitary toilets to pour flush toilets, eradication of manual scavenging, municipal solid waste management, and the most important one was behavioral change. Okay, so it was covering about 1.0504 crore households, and it aimed to provide 2.5 lakh community toilets with 2.6 lakh public toilets. So why community toilets? Because there were some areas where individual household toilets were not feasible. That's why community toilets were constructed. So we have to note that all urban local bodies have been declared open defecation free. That's why we have given them a target of ODF plus. Okay, and in the ODF plus plus category, they have already reached 70% of the target. That is, they have they have started to process the solid waste by almost 70% of these urban local bodies have all started this solid waste scientific processing. So this ODF plus target is also very near. Okay, so now let us see the next topic, which is Amrut 2.0. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का भी सेकंड वर्जन जो है वो स्टार्ट किया है. तो अमृत 2 जो है वो कहता है कि हम 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे सारे हाउस को, जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं. तो 2.68 करोड़ टैप कनेक्शंस दिए जाएंगे. 100% कवरेज ऑफ सीवेज और सेप्टेज इन 500 अमृत सिटीज की जाएगी. 2.64 करोड़ जो है वो सीवर या फिर सेप्टेज कनेक्शंस दिए जाएंगे.
और जिससे बेनिफिट्स जो है वो 10.5 करोड़ करोड़ लोगों के आसपास को होगा। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि जल जीवन मिशन भी तो यही है, ठीक है, लेकिन अब याद रखो जल जीवन मिशन के अंदर जो है वो फोकस रूरल एरियाज पे है, अमृत मिशन में फोकस जो है वो अर्बन एरियाज में है, ठीक है, तो ये याद रखना आप। और इसके अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, जैसे आपको मैंने प्लास्टिक का एग्जांपल दिया कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ, उससे रोड बन गई, ठीक है, तो मतलब कि आपका कोई भी जो है वो एक तरह से रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहेगा। आप एक प्लास्टिक बैग लेके आए, ठीक है, आपने उसको डिस्कार्ड किया, उसका कहीं और यूज हो गया, नहीं हुआ तो उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा उसका प्लास्टिक बैग बना लिया। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी की कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना जाए, सारी चीज़ें जो है वो रीयूज होती रहें, तो सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो इसमें यूज किया जाएगा। फिर पेयजल सर्वेक्षण कि किस हिसाब से जो है ये प्रोग्रेस हो रही है, तो इसकी जो है जैसे आप ऊपर स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता था, इसमें पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि आपस की सिटीज़ भी आपस में compete करें कि वो सिटीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो हमें भी अच्छा परफॉर्म करना है। अब अमृत मिशन जो है वो बेसिकली क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके, सिटीजन्स की अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें अर्बन एरियाज़ में। अब इसमें टैप वाटर देने का एक तो कंपोनेंट था और सीवेज कनेक्शन देने का कंपोनेंट था, ठीक है, अलग अलग जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी सिटी कवर्स होंगी, ये सारा आप इसमें खुद पढ़ लेना ऑफ कोर्स। और इसके अंदर है कि अमृत जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फोकस, अमृत जो है वो स्कीम्स इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर फोकस नहीं कर रही, स्टेट जो है वो एनुअल एक्शन प्लान्स बना के देती हैं कि हम यहाँ पर इतना टारगेट बना के बैठे हैं, इसके हिसाब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, 50% फंडिंग देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी स्टेट्स को अपने पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रल फंडिंग लेने का एक शर्त रखी गई है कि आपको जो सेंट्रल फंडिंग मिलेगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको अर्बन लोकल बॉडीज को वो पैसा ट्रांसफर कर देना है, वरना आपको हम सेंट्रल फंडिंग नहीं देंगे, ठीक है। जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वहां तक जो है उनको 50% तक की प्रोजेक्ट कॉस्ट की आपको फंडिंग मिलेगी, और जहां 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है वहां पर 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए अमृत फंडिंग नहीं मिलती, ठीक है, जैसे पावर, टेलीकॉम, हेल्थ एटसेट्रा, क्योंकि ये कंपोनेंट हमने कवर ही नहीं करने अमृत में। अमृत में तो क्या मिशन है हमारा, एक तो वाटर सप्लाई का मिशन है हमारा और दूसरा है सीवेज कनेक्शन का, तो उसमें आपको पावर टेलीकॉम सेक्टर जो है वो दूसरी स्कीम्स कवर करेंगे, उसके लिए फंडिंग क्यों देगी गवर्नमेंट, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Amrut 2.0. So PM Modi has launched this Amrut 2.0 mission. So it aims to provide 100% coverage of water supply to all households in around 4,700 urban local bodies. So it will be about giving 2.68 crore tap connection and 100% coverage of sewage and septage in 500 Amrut cities. So you may be wondering that how is it different from Jal Jeevan mission? So this is different because the focus of Jal Jeevan mission is upon rural areas. Almost 18 crore households or 18 crore tap connections will be provided under this Jal Jeevan mission by the year 2024 in rural areas. The focus of Amrut is on urban areas, okay. So like in Swachh Bharat mission there will be payjal survekshan so as to see how the cities are performing. This will also adopt the circular economy principle so that conservation and reuse can be focused upon. And let us see what is this Amrut mission actually. Okay, so Amrut mission is about infrastructure creation, and it the focus of this the focus of infrastructure is on tap water connection as well as sewage connections, okay. So if a state is planning for tap water connection and sewage connection supplies, then they can avail the funding under this Amrut scheme, okay. So in case they, like I've told you earlier, that some states that if any state is proposing projects under power, telecom, health, etc., they will not be able to avail funding under Amrut because the focus of Amrut is on water connection and sewage connection, okay. So it is a centrally sponsored scheme, and the government has said that central financial assistance will only be provided in case you transfer the funds received by the central government within 7 days to the urban local bodies. So in case the states divert the funds to some other project or the states fail to transfer the money to urban local bodies, the central funding will also stop,
Okay, so the 50% of the project cost for cities and towns with population up to 10 lakh will be there. Okay, and in case the population is above 10 lakhs, then the central government will be providing funding for one third of the project. Okay, and unlike JNNURM, so Jawaharlal Nehru Urban Rejuvenation Mission, so this has been disbanded now. Almost Amrut has replaced it. So Amrut will not focus on individual projects, but it will focus on the projects or the plans or annual action plans that state governments will apply to Ministry of Housing and Urban Affairs. Okay, so it will not be focusing upon individual projects. It will not give funding for individual projects, but an annual action plan as a whole. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिजी सक्षम. तो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये डिजी सक्षम प्रोग्राम शुरू किया है ताकि जो यूथ है उनको डिजिटल स्किल्स इंपार्ट किए जा सके. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ ये इनिशिएटिव जो है वो मिलकर किया जा रहा है ताकि जो डिजिटल स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स और एडवांस कंप्यूटिंग दोनों स्किल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग डिजिटल स्किल्स की दी जा सके यूथ को. ठीक है, पहले साल में ही जो है वो 3 लाख यूथ को जो है वो ट्रेनिंग देने का इसमें प्रोग्राम है. और जो प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो सेमी अर्बन एरियाज में जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी. 3 तरह की ट्रेनिंग मिलेगी. एक तो डिजिटल स्किल्स, सेल्फ पेस्ड लर्निंग. सेल्फ पेस्ड लर्निंग क्या होता है, जैसे आप अभी इस टाइम पे कर रहे हो, वो तो आपकी वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग होगी. आप समझ लो कोई खुद आपको कुछ लर्निंग मटेरियल में हम दे देते हैं. समझ लो हम आपको कुछ PDF शेयर करते हैं, तो वो आपकी सेल्फ पेस्ड लर्निंग है. उसमें आपको मैं पढ़ा तो नहीं रहा ना, वो आप खुद पढ़ रहे हो, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है. VILT मोड क्या होगा, जो अभी आप कर रहे हो. ठीक है, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर जो होगा, जो आपको एक कंप्यूटर पढ़ा रहा है, कंप्यूटर एक वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा है, या कंप्यूटर आपको किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है. ठीक है, तो वर्चुअल इंस्ट्रक्टर होगा. IIT मोड होगा जब इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग होगी. मतलब कि जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब वीडियो पे, या फिर अगर मैं आपको इन पर्सन पढ़ाऊं तो वो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग होगी. ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग जो है वो मॉडल करियर सेंटर्स पर करवाई जाएगी, या फिर नेशनल करियर सर्विस सेंटर्स पर जो है वो कराई जाएगी, SC और STs के लिए भी. ठीक है, सो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. ऑलमोस्ट 1 करोड़ जॉब सीकर्स को इससे बेनिफिट होगा. और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया. ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे. और कहा जा रहा है कि 3 लाख यूथ को पहले साल में ट्रेनिंग मिल जाएगी. टोटल हमारा जो मोटिव है वो है हमारा 1 करोड़ जॉब सीकर्स को ट्रेनिंग देना, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम 3 लाख यूथ को ट्रेनिंग दे देंगे. NCS पोर्टल आपको पता है ना, NCS नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जिसके अंदर जो है लेबर मिनिस्ट्री ने शुरू की थी. सारे जो एम्प्लॉयमेंट आपके एक्सचेंजेस हैं उन सबको लिंक करके NCS पोर्टल लॉन्च किया गया था. उसके अंदर जॉब मैचिंग, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, सारी जो है चीज़ें जो है वो डाल दी गई थी. ठीक है, तो इसके थ्रू जो है वो इसमें जिसने रजिस्टर किया हुआ जॉब सीकर्स ने, उन सबको ये डिजी सक्षम की ट्रेनिंग जो है वो मिल सकेगी. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Digi Saksham. So Labor and Employment Ministry has launched this program to enhance the employability of youth by imparting digital skills to them. So all those who have registered themselves on National Career Service Portal, they will be eligible to get this training. So it is a joint initiative of Labor Ministry with Microsoft India, and they will be providing free of cost training in digital skills to with both basic as well as advanced computing skills to almost 3 lakh youth in the first year. The priority will be given to all those job seekers who are living in semi-urban areas. There will be 3 modes of training: digital skills, self-paced learning, like you will be given learning material and you will be learning or through by yourself. Okay, in VILT mode, this will be virtual instructor led training. So basically computer will be teaching you, and in ILT mode training, instructor will be teaching you or instructor will be giving you a training. For SC and ST job seekers, this ILT training will be conducted at model career centers and national career service centers across the country. The significance is that almost 1 crore active job seekers will be benefited through this program, and Aga Khan Rural Support Program India will be implementing this on the ground. And the target is to equip more than 3 lakh youth in the first year, and of course the overall target is to empower 1 crore active job seekers, but in the first year we will be able to cover only 3 lakh youth.
ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो नीति आयोग ने एक ऐसी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है कंट्री में उनकी जो है असेसमेंट की गई है। तो ये रिपोर्ट जो है वो कैसे बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया का उनका जो आपका हेडक्वार्टर है उनके साथ जो है ऑफिस है, उसके साथ मिलकर इन्होंने ये ट्रेन जो आपका रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और सर्वे किसने किया, ऑन ग्राउंड डेटा किसने कलेक्ट किया, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब ये सबसे पहली बार ऐसी कोई असेसमेंट की गई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की। 10 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, उसके बेसिस पर 707 जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो है वो असेस किया गया है। और डेटा कहाँ से मिला उनको, डेटा मिला है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डेटा था 2017-18 का, उस डेटा को यूज़ करते हुए 10 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर रैंकिंग की गई 707 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल्स को भी डिवाइड किया गया, स्मॉल हॉस्पिटल, मिड साइज और लार्ज हॉस्पिटल्स बेस्ड अपॉन बेस्ट बेड साइज ऑफ कोर्स। और ये पाया गया कि 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जो टॉप परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मर्स हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जैसे कि बेड्स कितने हैं उनके पास, कितना मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ है, कोर हेल्थ और टेस्टिंग सर्विसेज कैसी हैं उनकी, तो उसके बेसिस पर उनकी जो है वो रैंकिंग की गई है। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Assessment of district hospitals. So Niti Aayog has recently published a report regarding the this is a performance assessment report of district hospitals in India. So it is an outcome of collaboration between Health Ministry and WHO India. The data from the ground was collected and assessed by the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers, which is an agency under the Quality Council of India. So it is first of its kind of exercise in which the district hospitals have been assessed. So 10 key performance indicators were decided, and based upon the data of health management information system of the year 2017-18, 707 district hospitals were analyzed, and they were divided into 3 categories of small, mid-sized and large. And after that, it was found that 75 district hospitals across 24 states and UTs have emerged as top performers. So some of the indicators were like how much beds are available, what is the data about medical and paramedical staff, how much core health and testing services are available in these hospitals, and so on. Okay, so now let us see the next topic, which is headquarters of integrated defense staff. तो जो HQIDS जो है उसका जो है वो रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है 21। 21 साल हो गए हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को बने हुए। तो इसको 2001 में 1 अक्टूबर के दिन बनाया गया था, जब कारगिल वॉर हुई थी। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की रिकमेंडेशन के बाद जो है इसको बनाया गया था। और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सिनर्जी एस्टैब्लिश करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अब ये आर्म्ड फोर्सेस की पॉलिसीज़, वॉर फाइटिंग और प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीज़ों को जो है वो देखता है। और इसके अंदर सिर्फ सर्विस ऑफिसर्स ही नहीं होते, सिविलियन ऑफिसर्स भी होते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं, और उनका रैंक ऑलमोस्ट वाइस चीफ ऑफ सर्विस जितना होता है। इसके अंदर अब जैसे आपको मैंने बताया कि सिर्फ सर्विस ऑफिसर्स नहीं होते, इसमें आपके तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स भी होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के भी ऑफिसर्स होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑफिसर्स होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के भी ऑफिसर्स होंगे, और डिफेंस फाइनेंस डिवीजन के भी ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, अब हम इसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स क्या है। ठीक है, तो रिसेंटली आपको पता ना हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो इसी के जो है वो हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो 5th डिपार्टमेंट बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ये 4 अलग डिपार्टमेंट और हैं। इसके अलावा ये 5वां डिपार्टमेंट DMA बनाया गया। तो इसको जो है वो CDS जो है वो हेड करते हैं। तो करंट CDS हमारे जनरल बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, अब आपको एक फैक्ट बता देते हैं कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो CDS होते हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी रिटायरमेंट एज तो वैसे 65 फिक्स की है, पर कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब 65 ईयर्स जो है वो उनकी एज है, लेकिन टेन्योर नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर उनको 50 साल की उम्र के अंदर डाला गया तो वो 15 साल तक सर्व करेंगे, या मतलब कोई ऐसा टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो
जब आपने देखा होगा ना कि आइदर 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऐसा टेन्योर फिक्स किया जाता है, इसमें सिर्फ एज का क्राइटेरिया डाल दिया कि 65 ईयर्स तक जो है वो सीडीएस सर्व करेंगे, लेकिन टेन्योर कोई नहीं है सीडीएस की जो है वो प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो अब हम दोबारा देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो ये जो है तीनों सर्विसेज जो है वो अब डीएमए के अंडर आ जाएंगी। इवन टेरिटोरियल आर्मी जो है वो भी डीएमए के अंडर आ गई है। और जो आपकी जो छोटी मोटी प्रोक्योरमेंट होती हैं जो आपकी तीनों सर्विसेज की, कैपिटल एक्विजिशंस नहीं, ये नहीं कि आपने जो बड़ी कोई मिलिट्री डील रफेल खरीदना है तो वो भी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है वो उसका डिसीजन लेगा। ऑफकोर्स इनसे कंसल्ट किया जाता है, बट डिसीजन जो है बेसिकली वो आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या यूनियन कैबिनेट तक भी जाता है, ठीक है। अब जो है ट्रेनिंग पॉलिसी, क्या ट्रेनिंग होगी, क्या उनके एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो सारी भी इनके अंदर डाल दी गई हैं। कार्डर मैनेजमेंट तक की जो सर्विस की है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की जो है वो डाल दी गई है इनके अंदर, ठीक है। अब बेसिकली बनाया क्यों गया है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? सिनर्जी के लिए, तीनों सर्विसेज की सिनर्जी करने के लिए, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट मैटर जो है वो डीएमए जो है वो हैंडल करता है, लेकिन कैपिटल एक्विजिशंस जो है वो नहीं हैंडल करता। कैपिटल एक्विजिशंस के लिए सबसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी के पास जाएंगी वो, जो भी फाइल होगी। उसके बाद ऑफ कोर्स फिर डिफेंस मिनिस्टर, या फिर अगर बहुत कोई बड़ी है तो वो यूनियन कैबिनेट तक जाती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। सो दे हैव दिस HQIDS has recently celebrated its 21st raising day. So it was established on 1st October 2001 after the recommendation of group of ministers, which were established after the after the Kargil war. So this was established so as to ensure high degree of synergy between the armed forces, the three armed forces, and chief of integrated staff serves as the chairman. So do not get confused between chief of integrated staff and chief of defense staff. Okay, so chief of integrated staff is the chairman of HQIDS, and chief of defense staff is the chairman of Department of Military Affairs. Okay, so apart from of course service members, the three service members, there are also civilian officers and scientists in this HQIDS, like that from External Affairs Ministry, DRDO. The scientists from DRDO are also available in this. Department of Defense and Defense Finance Division members are also there in this HQIDS. Okay. So Department of Military Affairs is basically headed by the CDS, who is the Chief of Defense Staff. So it is the fifth department which has been created in the Ministry of Defense, and the three services have been brought under the ambit of DMA, and of course Territorial Army has also been brought under under DMA. This DMA will be able to decide upon administrative and revenue procurement matters, but of course they will not be able to handle the capital acquisitions matters. Okay, so for that, capital acquisitions, like in case you want to acquire Rafales or any big amount, capital acquisitions, then in that case the file will go to defense secretary, and based upon the amount and the importance of the acquisitions, the further action will follow. Okay, so in case some amount of acquisitions are allowed for Defense Acquisition Council, which is headed by the Raksha Mantri, and in some cases Union Cabinet has to decide in case the acquisition is very strategic as well as very costly. Okay, so this Department of Military Affairs has been established, which will be functioning as the overarching department over all three services, and even the training policy, training establishments, and cadre management services will also be put under the purview of Department of Military Affairs. So like I've told you, a fun fact is that there is no fixed tenure of Chief of Defense Staff. Just we have ensured that the retirement age of Chief of Defense Staff is 65 years, but there is no fixed tenure. He can serve for 1 year until he attains, so in case if the Chief of Defense Staff is appointed at the age of 64 years, then he will be serving only at for 1 year. But in case, of course that's a hypothetical situation, but in case the CDS is appointed at 55 years, then he would be serving for 10 years. Okay, so no tenure has been fixed, but retirement age is fixed at 65 years. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.